नमस्कार। कविता की कार्यशाला डॉक्टर अभिज्ञात के साथ इस पेज पर आपका स्वागत है। और मैं जयपुर से माया मृग आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। कुछ विषय मुझे सुझाए गए हैं जिन पर बात करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले तो ये कि आपको मैं बोधि प्रकाशन का परिचय दे दूं। बोधि प्रकाशन 1995 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, शुरुआत हुई इसकी। तो लगभग 25 साल हो गए इस यात्रा को, और हिंदी, राजस्थानी, अंग्रेजी और थोड़ा बहुत कुछ अन्य भाषाओं में भी किताबें बोधि प्रकाशन ने प्रकाशित की हैं, छापी हैं। और देश के लगभग सभी हिंदी भाषी प्रांतों में रहने वाले जो लेखक हैं वो बोधि प्रकाशन से जुड़े हुए हैं, और इस बात की हमें बेहद खुशी है। बोधि प्रकाशन ने अपनी शुरुआत से ही अब तक जो लक्ष्य तय किया, जो सोचा, जो विचार है, इसका मूलभूत विचार है, वो यही था कि किस तरह से जो अच्छा लिखने वाले लोग हैं, बेशक उनका नाम या उनकी प्रतिष्ठा या उनका यश या उनकी चर्चा उतनी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनकी पुस्तकें इस प्रकाशन के माध्यम से आए। ऐसा शुरू से ही लक्ष्य रहा, और मुझे खुशी है कि हम कुछ ऐसा कर पाए। जिस कार्यशाला से आप मित्र जुड़े हैं, जो डॉक्टर अभिज्ञात की कविता कार्यशाला है, उसके बारे में मुझे कुछ बहुत खास नहीं कहना है, सिवाय इसके कि कविता के दो जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, एक अनुभूति पक्ष, एक अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति पक्ष जो है वो निश्चित रूप से प्रकृतिदत्त है, और बहुत हद तक हमारी अनुभूतियां हमारे सामाजिक विचारों और हमारे सामाजिक क्रियाकलापों से भी तय होती हैं। लेकिन अभिव्यक्ति पक्ष एक ऐसा पक्ष है जिसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सीखा जाना चाहिए, चाहे वो छंदबद्ध कविता हो या छंदमुक्त कविता हो, उसे सीखना ही चाहिए। इस रूप में सीखना चाहिए कि हम सबसे पहले कविता को पढ़ना सीख लें, कविता को समझना सीख लें। अगर हम कविता को ठीक से पढ़ पा रहे हैं, उसको ठीक से आत्मसात कर पा रहे हैं, ठीक से हम उसको समझ पा रहे हैं, तो बहुत हद तक हम कविता की राह पर चल पड़े हैं। उसके बाद फिर अपनी अभिव्यक्ति की बात है। तो कोई भी कविता या कोई भी रचना, बल्कि 3 चरणों में मैं उसको मानता हूँ। उसके 3 अलग अलग आयाम, 3 पहलू हैं, 3 सीढ़ियां जिनको पार करना होता है। कविता पहले कई बार एक सवाल उठता है कि कविता बाहर की वस्तु है या कविता भीतर की वस्तु है। वस्तु शब्द गलत है, लेकिन इसके अलावा कोई वैकल्पिक शब्द नहीं मेरे पास यहाँ। ये क्या कविता भीतर की चीज है या बाहर की चीज है? दरअसल ये भीतर और बाहर दोनों की चीज है। कैसे? कविता 3 चरणों में पूरी होती है। पहले बाहर से भीतर जाती है, फिर भीतर उसका पकाव होता है, फिर पक करके भीतर से बाहर आती है। इसको आप थोड़ा सा इस तरह से देख सकते हैं। कोई भी दृश्य, कोई भी चीज हम देखते हैं, ये बाहर का दृश्य है, या जो भी विचार हम पढ़ते सुनते हैं वो बाहर है। जो समाज में हम देखते हैं, हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों की चीजों का अवलोकन करते हैं, निकटता से देखते हैं चीजों, ये बाहर है। इस बाहर को हम पहले ग्रहण करते हैं। कैसे? अपनी संवेदना से, अपनी अनुभूतियों से। क्योंकि दृश्य सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन संवेदना का स्तर सबका अलग अलग हो सकता है। जो भी मित्र देख रहे हैं, सबको नमस्कार मेरा। संवेदना का स्तर अलग अलग है, तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारी ग्रह शक्ति है वो अलग अलग हो जाती है। इसीलिए कई बार हम चीज़ों को देखते हैं, हमको बहुत स्थूल महसूस होती है,
लेकिन वही उसी चीज को कोई दूसरा अति संवेदनशील, अधिक संवेदनशील व्यक्ति अगर देखता है, अवलोकन करता है उसका, तो उसको वो ज्यादा गहरी नजर आती है। वही घटना, वही दृश्य बदल जाता है संवेदना के कारण, अनुभूति के कारण। अब उसके बाद दूसरा जो चरण है वो है पकाव। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है, मुझे लगता है कि भीतर जो हमारे भीतर गया है, जो विचार या संवेदना या अनुभूति हमारे भीतर गई है, हम उसको कितना पकाते हैं। आमतौर पे जो दिक्कत आती है कविताओं के साथ, खास तौर पर दूसरे विधाओं में भी आती होगी, लेकिन कविताओं में अधिक आती है कि जल्दबाजी, जो देखा उसको तुरंत कहना है, जो अभी अभी देखा अभी अभी कविता में आ जाना चाहिए, अभी अभी कोई घटना हुई अभी अभी कविता में आ जानी चाहिए। ये जो प्रवृत्ति है ये खतरनाक है। जो अभी अभी घटित हुआ है, अभी तो वो घटना ही है, अभी वो अनुभूति में बदला भी नहीं है ठीक से, और आपने उसको कविता कह दी है। पहले उसे पकने आने दीजिए, ठीक से आने दीजिए। कई बार क्या होता है, घटनाएं एक तरफ से आती है, एक पक्ष से आती है, और हम लोग फटाफट कविता कहने के चक्कर में, फटाफट उसको कविता में लाने के चक्कर में नुकसान ये कर बैठते कि हम वो एक पक्षीय चीज के शिकार हो जाते हैं। बेहतर है हम उस घटना को तब तक देखें जब तक हमको ये महसूस ना हो कि हम उसको एक ठीक ठाक ढंग से देख पाए हैं, या उसको एक समग्र रूप में देख पाए हैं। समग्रता हालांकि थोड़ा यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, उसकी बात बाद में करेंगे। बहुत आदर्शवादी स्थिति है वो, लेकिन फिर भी जितना अपना असंपूर्ण हो सकता है उतने संपूर्ण में क्या हम उसको देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर उसका पकाव कैसे होगा? पकाव होता है अनुभव से। यहाँ आपका अनुभव काम करता है। अब अनुभव कैसे आता है? अनुभव कई तरह से आता है। अनुभव हमारे व्यक्तिगत जो जीवन में हम जी रहे होते हैं, कई बार हम कहते हैं, आपने बहुत एक प्रचलित शब्द है भोगा हुआ यथार्थ, हालांकि बड़ा स्थूल शब्द है ये भोगा हुआ यथार्थ, लेकिन फिर भी उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अपने अनुभव से गुजरी होती हैं। जो हमारे अपने अनुभव से गुजरी हुई चीजें, एक तो वो हमारा अनुभव है, दूसरा जो हमने अब तक पढ़ा है वो हमारा अनुभव है। बहुत सारी चीजें हम सिर्फ कविता ही नहीं बल्कि और भी विषय जितने भी हम पढ़ते हैं, अन्य विषयों में, अन्य विधाओं में भी पढ़ते हैं, यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा साहित्येतर भी जो पढ़ते हैं वो भी हमारे अनुभव में शामिल हो जाता है। चाहे हम विज्ञान की पुस्तक भी पढ़ रहे हैं, चाहे हम राजनीति विज्ञान की पुस्तक पढ़ रहे हैं या समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, ये सब भी हमारे अनुभव में शामिल होता है। और तीसरी चीज जो इस तरह की कार्यशालाएं, ये हमारे उस अनुभव को बढ़ाने का काम करती हैं, हमको बताती हैं कि चीज़ों को कैसे धीरे धीरे आराम से पकने देना चाहिए, जल्दबाजी उसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा जो चरण है वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति फिर अनुभव से संबंधित चीज है, लेकिन यहाँ पर जो अनुभव काम करेगा वो अनुभव होगा भाषाई अनुभव आपका। भाषाई अनुभव कैसे आएगा? भाषाई अनुभव सीधे सीधे भाषा पढ़ने से भी आता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। आप व्याकरण की किताब पढ़ करके कविता शायद नहीं कह सकते, लेकिन व्याकरण की किताब अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उस पर कतई इनकार नहीं कर रहा हूँ। आप व्याकरण भी पढ़ेंगे, और व्याकरण के साथ साथ आप जो साहित्यिक विधाएं हैं उनको आप जब पढ़ते हैं, उनसे जब आप भाषा ग्रहण करते हैं, आप देखेंगे जब आप लगातार साहित्य के हमारे जो भी हमारी परंपरा है, एक बड़ी लंबी परंपरा है हमारे पास साहित्य की, उस परंपरा में भाषा का भी बदलाव लगातार हुआ है। आप किस युग की भाषा से जुड़ते हैं, फिर उस युग की भाषा को कैसे विकसित होता हुआ देखते हैं, और यहाँ तक आते आते किस तरह की भाषा में आप आ जाते हैं। उसमें भाषा में वो शब्द भी आते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ गए हैं। आज से कुछ साल पहले मोबाइल, इंटरनेट या ऑनलाइन या इस तरह की शब्दावली हमारे साहित्य में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये जीवन में थे ही नहीं, कहाँ से आएगी। लेकिन अब है तो वो शब्द हमारे साहित्य में भी आएंगे। तो ये जो भाषा का रचाव है ये इस अनुभव के साथ आता है। 3 चरणों में हमारी बात पूरी हुई। पहला, हमने बाहर से चीजों को ग्रहण किया। नंबर 2, हमने उसको पकाया। नंबर 3, अभिव्यक्त किया। होता क्या है, ग्रहण किया और अभिव्यक्त किया, इसके बीच का जो अंतराल है, जो गैप है, वो कई बार बहुत कम रह जाता है।
यानी पकाव का जो चरण है हम उसको बहुत बार स्किप कर जाते हैं, बहुत बार छोड़ जाते हैं या बहुत कम समय के लिए उसको छोड़ते हैं। ये उसी तरह की बात है जैसे हम कोई खाना बना रहे हों और उसके रॉ मटेरियल को ही खाना शुरू कर दें बजाय इसके कि उसको पकाएं हों, तो आप समझ सकते हैं उसका स्वाद वैसा कभी नहीं होगा जो पकने के बाद होना चाहिए था। यही बात साहित्य की विधाओं पर भी लागू होती है और कविता के मामले में तो खास तौर पर लागू होती है, क्योंकि कविता को बड़ी सरल चीज मान लिया गया है कि ऐसा लगता है जैसे कविता तो कोई भी लिख सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि कविता कोई भी लिख सकता है, लेकिन कोई भी लिखने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कविता तो कैसे भी लिखी जा सकती है, कैसे भी नहीं लिखी जा सकती है। कविता के लिए आपको कविता की प्रक्रिया से गुजरना होता है, कविता के संस्कार से गुजरना होता है। वो संस्कार आपके पास अलग अलग माध्यमों से आते हैं, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम लोग कविता के उन अनुभवों से जरूर गुजरें, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से, चाहे वो कार्यशालाओं के माध्यम से, चाहे वो हमारे मित्रों के साथ बातचीत के माध्यम से। कई बार ये जो चीज़ आजकल हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत खो रहे हैं, छूट रही है हमसे, वो है परस्पर चर्चा करने की। परस्पर संवाद की परंपरा बहुत कम हो गई है। जो लिखा है उसको सीधे फटाफट सोशल मीडिया पे या दूसरे किसी माध्यम से हम व्यक्त कर देते हैं। अगर हम उससे पहले किसी से बात कर सकें, चर्चा कर सकें, आपस में बात कर सकें, ये मेरी रचना है, इसमें कैसा सुनने वाले तक, पढ़ने वाले तक कैसा पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है, तो ये जो संप्रेषण की जो समस्या बार बार आती है, उस समस्या से भी उस समय काफ़ी हद तक उसको कम किया जा सकता है। कई बार एक चीज़ और भी कही जाती है, कई बार लोग कहते हैं कि कविता गॉड गिफ्ट है, अचानक उतरती है, आती है। हाँ ठीक है, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, अचानक उतरती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बदल के कहूँगा, कविता अचानक उतरती हुई दिखती जरूर है, लेकिन अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे हमारे भीतर चल रही होती है। उतरती अचानक है, लेकिन उतरने से पहले जो प्रक्रिया है वो शायद लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को आप सायास तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि उसको आप सायास निखार सकते हैं। आप उसकी भाषा को ठीक कर सकते हैं। आप उसको एक बार लिखने के बाद जो हमने लिखा है उसको अगर 2 बार 3 बार 4 बार हम पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है बहुत हद तक हम अपने लिखे में छोटे छोटे बदलाव करके भी उसकी संप्रेषणीयता बढ़ा लेते हैं। ये किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसमें कोई संकोच या शर्म की बात नहीं है कि हमने अपने लिखे को सुधारा है, तो हम अपने लिखे को तो सुधारेंगे, अपने जीवन को भी लगातार सुधारते रहना पड़ता है। तो लिखा हुआ भी तो जीवन का हिस्सा है, इसे भी लगातार सुधारते रहना पड़ता है। वो कविता हो, कहानी हो, निबंध हो या नाटक हो या अन्य कोई विधा हो, तो उसको सुधारने में कहीं कोई बुराई नहीं है। सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ ड्राफ्ट, जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक वो कविता या रचना सामने नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये गलतियाँ ऐसा नहीं है कि कोई नए लिखने वाले लोग करते हैं, ये गलतियाँ सभी बहुत पुराने लोग भी बहुत करते हैं। जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत स्थापित लोग हैं, जो लंबे समय से कविताएं लिख रहे हैं, वो तो बल्कि कई बार थोड़ा सा इस चतुराई में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि कविता का क्राफ्ट समझ में आ जाता है, कविता की एक बनावट समझ में आ जाती है। अभ्यास और अनुभव के साथ में लंबे समय तक जब आप कविता में रहते हैं तो वो बनावट समझ में आ जाती है, तो फिर आप कई बार खेल करने लगते हैं, है ना। वो शब्दों को थोड़ा इधर उधर करके भी कविता जैसा करने लगते हैं, तो बचना चाहिए। मुझे लगता है जब तक कविता तब तक न कही जाए जब तक आप कहने के लिए मजबूर ना हो जाए, जब तक आपके भीतर बिल्कुल बाध्यता ना हो जाए, जब आपको ये लगने लगे कि यार अब अगर नहीं लिखेगा तो दिमाग फट जाएगा, बिल्कुल ऐसी स्थिति जब तक ना आ जाए तब तक मुझे लगता है लिखने से बचना चाहिए। या लिख लें, उसको लिख करके रख लें, लेकिन व्यक्त करने से बचना चाहिए, प्रकट करने से बचना चाहिए। प्रकट केवल उसी स्थिति में हो जब आपको लगे कि आप अपनी बात ठीक से कह पा रहे हैं। मुझे लगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं आपको बहुत उपदेश या भाषण जैसा दे रहा हूँ तो, हालांकि मेरा ऐसा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपसे एक संवाद करना है। आपके कोई प्रश्न आएंगे तो हम उस पर बात करेंगे। मैं सिर्फ फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जो कविता को समझा हूँ, मैं आप अपने अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ कि मुझे कविता कैसा लगती है, किस तरह से लगती है। मुझे कई बार मुझे ये भी लगता है कि कविता दरअसल हर समय हमारे साथ नहीं होती है। हम लोग बहुत समय कविता से बाहर हो जाते हैं। कविता से बाहर कब कब हो जाते हैं? जब हम लोग बाहर उलझ करके रह जाते हैं, जब हमारी जो दृष्टि है वो एकांगी हो जाती है, तब हम लोग कविता को बाहर छोड़ देते हैं, तब कविता हमसे अलग हो जाती है। फिर हम लोग किसी खास ढांचे
किसी खास मकसद, किसी खास एक राजनीतिक विचार को या किसी भी एक खास चीज को बढ़ाने के लिए हम बहुत हद तक नारेबाजी कर रहे होते हैं, तो वो कविता फिर उस समय छूट जाती है। हालांकि नारेबाजी का अपना महत्व है, पर वो कविता में कम से कम नहीं है। वो जिस उसकी जहाँ जरूरत है वहीं करनी चाहिए, कविता में कम से कम बचना चाहिए उस नारेबाजी से। उस कविता में एक बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो होता है आमतौर पे बड़बोलापन। बड़बोलापन क्या चीज है? बड़बोलापन होता है जब आपको लगने लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं इसलिए आप कुछ भी जो कहेंगे वो कविता है। ऐसा नहीं है। हम सब जीवन भर सीखते हैं और सीखते रहना होता है। अगर जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उस दिन हमारे कविता या कोई भी साहित्य की कोई भी विधा हमसे दूर हो जाती है। वो जो सीखने की जो प्रक्रिया बंद हो जाती है, उसको उससे बचने का तरीका क्या है? उससे बचने का तरीका ये है कि हम एक दूसरे को टोकते रहें और एक दूसरे के टोके जाने का बुरा ना माने। एक दूसरे को कहते रहें कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, आपने शायद इसको ठीक से समझा नहीं है, या इसको थोड़ा और विस्तार में जाने की जरूरत है, या इसको थोड़ा और देखने की जरूरत है। ये सब चीजें कविता की पेटे में आपसे कह रहा था। और बहुत अधिक लंबा समय मुझे नहीं लेना है आपका। एक दो चीजें आपको और बता दूंगा। एक आध बात प्रकाशन के बारे में जो छूट गई है वो कहूंगा। जैसा मुझे आग्रह किया गया और लगभग निर्देश है कहना चाहिए अभिज्ञात जी का कि भाई एक दो कविताएं भी आपको मैं अपनी पढ़कर सुनाऊं, तो वो भी मैं सुनाऊंगा आपको। एक तो ये कि बोधि प्रकाशन में एक दो योजनाएं हैं जो नए लोगों के लिए, जो नया लिखने वाले हैं जिनकी अब तक कोई पुस्तक ना आई हो, उसके लिए एक योजना चलती है दीपक अरोड़ा पांडुलिपि प्रकाशन योजना। उसमें उसका विस्तार में आप कभी फेसबुक पर अगर अभिज्ञात जी से जुड़े हुए हैं तो अभिज्ञात जी के से भी जानकारी मिल जाएगी आपको, या आप बोधि प्रकाशन की प्रोफाइल से भी वो जानकारी ले सकते हैं। उसमें हम लोग पांडुलिपियां आमंत्रित करते हैं उन लोगों की जिनका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनकी कोई किताब पहले ना आई हो, तो वो पहली पुस्तक जो उनकी हो उनकी पांडुलिपियां हम आमंत्रित करते हैं। फिर उनमें से जो चयनित पांडुलिपियां हैं वो उसको उस योजना के तहत प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ योजनाएं हैं, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा पढ़ने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोधि प्रकाशन की एक योजना चलती है जिसको पुस्तक पर्व या बोधि पुस्तक पर्व आप कह सकते हैं, बोधि पुस्तक पर्व नाम से। बोधि पुस्तक पर्व में हम लोग 100 रुपए में 10 किताबें नाम से उसकी एक पंच लाइन है, 100 रुपए में 10 किताबें। तो 10 किताबें 100 रुपए और बाकी जो डाक खर्च उसका एक्चुअल लगता है शायद आजकल 75 रुपये लगता है, तो 175 रुपये में वो 10 किताबें उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो वो पुस्तकें भी आप लेके पढ़ सकते हैं। अभी उसके 4 सेट आए हैं, 5वां सेट अभी आने वाला है, अभी तैयारी में है। बीच में लॉकडाउन सब चीज़ों के चलते थोड़ा व्यवधान आ गया उसमें, तो थोड़ा सा देरी उसमें हो गई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो 5वां सेट भी आ जाएगा। तो आप वो पुस्तकें कभी मंगा के पढ़ना चाहेंगे तो वो आप पढ़ सकते हैं। जो मूल्य वाली जो शिकायत रहती है कि भाई किताबें बहुत महंगी हैं, तो वो महंगी वाली शिकायत उससे दूर हो जाएगी और अच्छी किताबें भी उसमें आप पढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो कुछ योजनाएं और कुछ और योजनाएं जो समय समय पर बोधि प्रकाशन की प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं, तो वो आपको मिलती रहेंगी, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और जो नए लिखने वाले हैं कभी सामूहिक संकलन जैसी भी चीज़ें कई बार प्लान करते हैं बीच में। 2010 में हमने, ये पहला मौका था जब फेसबुक से रचनाएं लेकर के किसी ने कोई कंपाइल करके किताब बनाई थी। हमने 2010 में 10 या 12, 10 मुझे ऐसा याद पड़ता है, 2010 में स्त्री होकर सवाल करती है नाम से एक पुस्तक फेसबुक से रचनाएं लेकर के कंपाइल की थी। तो इस तरह की योजना भविष्य में भी आती रहेंगी, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि जुड़िए आप उसके। क्या ये जानकारी मिल सकती है? मैंने आपको फॉलो किया हुआ है। हाँ, मुझे लगता है मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि जो बोधि प्रकाशन पर सूचनाएं हम डालते हैं वो मेरी निजी जो प्रोफाइल है माया मृदु नाम से, उस पर भी ज़्यादातर सूचनाएं डालते हैं। आप वहाँ से भी वो सूचनाएं ले सकते हैं, और कई मित्र उन सूचनाओं को साझा भी करते हैं, आप वहाँ से भी वो सूचनाएं ले सकते हैं। उसके अलावा फिर भी आपको कभी लगे तो आप मैसेज भेज सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बड़े आराम से बोधि प्रकाशन को मैसेज भेज करके आप अपना कर सकते हैं काम। तो बस संक्षेप में एक दो कविताएं अपनी सुना करके और अपनी बात पूरी करूंगा, और फिर भी कोई आपके सवाल होंगे तो अपन बात करेंगे।
और एक दो कविताएं आपसे साझा करता हूँ मैं, और मैं बीच में अगर नेट की वजह से व्यवधान आ जाए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, हालांकि अभी तक नहीं आया है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी ना आए। कविता है सबसे सुंदर पल हरे होते हैं। मेरे पास जो विषय हैं ज़्यादातर पेड़, नदी, पहाड़, पानी, पत्थर, बस यही सब विषय हैं। हालांकि और बहुत कुछ है दुनिया में लिखने के लिए, पर एक पीपल लगाना, एक पीपल लगाना घर के बाहर, कच्चा सूत बांधना सदियों की परंपरा के नाम। एक पीपल लगाना घर के बाहर, कच्चा सूत बांधना सदियों की परंपरा के नाम। हर परिक्रमा के साथ साधते जाना जीवन। मन में पीपल हो तो कामनाओं को थोर मिल जाता है, ठहर जाता है मन। मन में पीपल हो तो कामनाओं को ठोर मिल जाता है, ठहर जाता है मन। एक नीम लगाना आंगन में, एक नीम लगाना आंगन में, मीठी निम्बोलियां याद करना जो उम्र ने खाई। पत्तियों को सहेज लेना आने वाले वक्त के खाते में। नीम का होना कड़वाहट से मिठास की यात्रा में एक सहयात्री का होना है। नीम का होना कड़वाहट से मिठास की यात्रा में एक सहयात्री का होना है। कुछ क्यारियों में बो देना गुलाब, मुश्किल है रंगों के बिना जीना एक भी पल। कुछ क्यारियों में बो देना गुलाब, मुश्किल है रंगों के बिना जीना एक भी पल। याद आए शायद कभी कोई पल कोमल स्पर्श हथेली पर। जो गंध धुलती नहीं है उम्र की बरसात में, वह घुलती है भीतर ठहरे पानी में। सब कुछ तय नहीं करना है तुमको, सब कुछ तय नहीं करना है तुमको। थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देना, नमी में कुछ न कुछ उग आता है अपने आप। तुम जानो कि न जानो, अनचीने ही सही, पर धरती के सपनों में सबसे सुंदर पल हरे होते हैं। तुम जानो कि न जानो, अनचीने ही सही, पर धरती के सपनों में सबसे सुंदर पल हरे होते हैं। छू कर देखना, पीपल में पहले से रहता है पीपल। नीम में नीम, गुलाब बोने से नहीं बोई जाती खुशबू। पीपल में पहले से रहता है पीपल, नीम में नीम, गुलाब बोने से नहीं बोई जाती खुशबू। बचा कर रखना गर्व से अपने को, याद रखना तुमने सिर्फ बोया उगाया नहीं। बचा कर रखना गर्व से अपने को, याद रखना तुमने सिर्फ बोया उगाया नहीं। ये एक कविता पेड़ पर थी, और एक छोटी सी कविता और सुनाता हूं पेड़ पर ही। मिट्टी से रस लिया, मिट्टी से रस लिया, जरा सी धूप मिलाई, जरा सा पानी, भीतर की हरियाली उड़ेल दी और दाता हो गया मन। मिट्टी से रस लिया, जरा सी धूप मिलाई, जरा सा पानी, भीतर की हरियाली उड़ेल दी और दाता हो गया मन। मेरे पास भी है यह सब, नहीं है तो बस भीतर का वह जादू जो बीज को पेड़ करता है। मेरे पास भी है यह सब, नहीं है तो बस भीतर का वह जादू जो बीज को पेड़ करता है। एक दिन यही मिट्टी, यही हवा, यही धूप निगल जाएगी मुझे। निगल जाए भले, मिट जाने से पहले एक पल को मैं पेड़ होना चाहता हूँ। मिट जाने से पहले बस एक पल को मैं पेड़ होना चाहता हूँ। ये कविताएं पहुंची आप तक, और बहुत कुछ आपसे बात करने का मन है। कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल समय देखना चाहता हूँ, समय की सीमा का ध्यान रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता समय की सीमा का उल्लंघन हो। अभी 2 4 6 मिनट हैं, लगभग 6 मिनट के लगभग हैं। एक कविता और कह करके और आज का ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे।
कितना रहता है कोई जाने के बाद? कितना रहता है कोई जाने के बाद? जितना रहता है उतना सा रहूंगा मैं। कितना रहता है कोई जाने के बाद? जितना रहता है उतना सा रहूंगा मैं। रहता है जमीन में धंसा हुआ ठूंठ पेड़ कट जाने के बाद। कितना रहता है कोई जाने के बाद? जितना रहता है उतना सा रहूंगा मैं। रहता है जमीन में धंसा हुआ ठूंठ पेड़ कट जाने के बाद। धूप पानी हरियाते नहीं, गलाते हैं उसे धीरे धीरे। एक दिन समतल जमीन में ढूंढे जाने लगती हैं संभावनाएं, यहाँ सेमल लगेगा कि नीम। एक दिन समतल जमीन में ढूंढे जाने लगती हैं संभावनाएं, यहाँ सेमल लगेगा कि नीम। खोदी गई जमीन में कभी कभी निकल आता है कोई रेशा पुराने पेड़ की जड़ों का। खोदी गई जमीन में कभी कभी निकल आता है कोई रेशा पुराने पेड़ की जड़ों का। टूटेगा पहाड़, बाकी रहेंगे छोटे बड़े पत्थर। टूटेगा पहाड़ तब भी बाकी रहेंगे छोटे बड़े पत्थर। खेलते रहेंगे बच्चे पत्थरों से घर बनाकर, हर पत्थर एक छोटा पहाड़ है। खेलते रहेंगे बच्चे पत्थरों से घर बनाकर, हर पत्थर एक छोटा पहाड़ है। बुहारने से पहाड़ खत्म नहीं होते, कभी न कभी कहीं कोई पत्थर चुभता है किसी बच्चे के पैर में, सैलानी की आंख में। टूटेगा पहाड़ तब भी बाकी रहेंगे छोटे बड़े पत्थर। खेलते रहेंगे बच्चे पत्थरों से घर बनाकर, हर पत्थर एक छोटा पहाड़ है। बुहारने से पहाड़ खत्म नहीं होते, कभी न कभी कोई पत्थर चुभता है बच्चे के पैर में, सैलानी की आंख में। बरसात तक रहती है बरसाती नदी, गुजर जाती है तो कौन ढूंढता है कहाँ गई। बरसात तक रहती है बरसाती नदी, गुजर जाती है तो कौन ढूंढता है कहाँ गई। मुहानों पर जमी रह जाती है मिट्टी, पाट में पड़े रहते हैं दीमक खाए लकड़ी के चिल्लर। यहाँ वहां से बहकर आई कुछ अनचीनी चीजें, जिनके नाम पर बतियाते हैं बहस करते हैं कस्बे के उबे हुए लोग। बरसात तक रहती है बरसाती नदी। जिस दिन सूख जाएगा समंदर, रह जाएंगी सुंदर सीपियां, कुछ बद्दे होंगे। जिस दिन सूख जाएगा समंदर, रह जाएंगी सुंदर सीपियां, कुछ बद्दे होंगे। और दुर्गंधाती सूखी मछलियां रेत पर जमी रहेगी तब भी खोजियों की निगाह। जिस दिन सूख जाएगा समंदर, रह जाएंगी सुंदर सीपियां, कुछ बद्दे होंगे। और दुर्गंधाती सूखी मछलियां रेत पर जमी रहेगी तब भी खोजियों की निगाह। जाने कोई मोती छूट गया हो, चिपका रह गया हो प्रवाल भित्तियों पर कोई गुलाबी मूंगा। नहीं रहोगे तुम तब भी कोई फरोलता रहेगा स्मृतियों के ढेर को। नहीं रहोगे तुम तब भी कोई फरोलता रहेगा स्मृतियों के ढेर को। प्रेम में होने के पल छू जाएंगे उंगलियों को, नहीं रहने पर भी रहती है एक आश्वस्ति प्रेम की। नहीं रहने पर भी रहती है एक आश्वस्ति स्पर्श की, लौट जाएगा कोई मुस्कुराहट के साथ। नहीं रहोगे तुम तब भी कोई फरोलता रहेगा स्मृतियों के ढेर को। प्रेम में होने के पल कभी कभी छू जाएंगे उंगलियों को, नहीं रहने पर भी रहती है एक आश्वस्ति स्पर्श की, लौट जाएगा कोई मुस्कुराहट के साथ। नहीं रहता है पेड़ न पहाड़ न नदी न तुम। नहीं रहता पेड़, नहीं रहता पेड़ न पहाड़ न नदी न तुम, ठीक इसी तरह नहीं रहूंगा मैं। नहीं रहता पेड़ न पहाड़ न नदी न तुम, ठीक इसी तरह नहीं रहूंगा मैं। बची रहेंगी कुछ कविताएं घर के बाहर कुछ घर के भीतर। बची रहेंगी कविताएं कुछ घर के बाहर कुछ भीतर। सब कुछ भूल जाने के बाद किसी दिन कोई सुने हुए किस्सों में खोजेगा कभी खुद को कभी मुझको। सब कुछ भूल जाने के बाद किसी दिन कोई सुने हुए किस्सों में खोजेगा कभी खुद को कभी मुझको। कितना रहता है कोई जाने के बाद, जितना रहता है उतना सा रहूंगा मैं। जानता हूँ बस इतना सा बचता है समंदर सूख जाने के बाद, कुछ सुंदर सीपियां कुछ बदरंग घोंगे। जानता हूँ इतना सा बचता है समंदर सूख जाने के बाद, कुछ सुंदर सीपियां कुछ बदरंग घोंगे।
ये कविताएं फिर कभी केवल कविता का सत्र होगा तो फिर अपन कविताओं पे और कविताएं सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए कार्यक्रम से। और ऐसी भी सूचना मुझे आप तक पहुंचानी है कि जो भी मित्र कवि मित्र हमारे इस कार्यशाला से जुड़े हैं, उनको हम बोधि प्रकाशन की तरफ से कुछ पुस्तकें उपहार में भेजेंगे। उनके नाम पते मैंने अभिज्ञात जी से भेजने के लिए आग्रह किया है। वे नाम पते आ जाएंगे तो हम प्रकाशन की तरफ से कुछ पुस्तकें उनके पढ़ने के लिए हम जरूर भेजेंगे। हम चाहेंगे कि पुस्तकों से आपका नाता बहुत गहरा हो, कविताओं से आपका प्रेम, आपका संबंध, आपका नाता गहरा हो, जुड़े और जुड़ा ही रहे, आगे बढ़े। और इन कामनाओं के साथ अभिज्ञात जी का और इस पेज के जो भी और मित्र संचालक इससे जुड़े हुए हैं, उन सब के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कार्यशाला अपने मकसद में कामयाब होगी, सफल होगी। और इस कार्यशाला के समापन के बाद फिर कभी अवसर होगा तो फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर आपसे संवाद होगा। आप लोगों ने जो कविताएं कार्यशाला के दौरान जो लिखी हैं या कार्यशाला से पहले और बाद में खास तौर से जो लिखी है, कभी उनको सुनना भी चाहूँगा। मेरा बहुत अधिक कविता सुनाने का मकसद नहीं, मैं चाहता हूँ आपसे बहुत सारी कविताएं सुनी जाएं जो आप मित्र लिख रहे हैं, क्योंकि जो मित्र लिख रहे हैं, नयापन जो आपकी कविता में है वो जानना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना, महसूस करना ज़रूरी है। और जो भी मित्र आज इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, अपना समय आपने दिया, और इस पेज के संचालकों का और आप सब मित्रों के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये चर्चा, ये संवाद जारी रहेगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।